नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए जो मेंस के रिगार्डिंग जो हम लोग पेपर 3 में ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट किए हैं, जो टॉपिक है क्लाइमेट। तो इसका आज हम लोग क्लास नंबर 3 देख रहे होंगे और आज लास्ट क्लास भी रहेगा। और इसके अंतर्गत मैंने आपको मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारी चीज़ें बतला रखी है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें थी, चाहे वो ITCZ का कंसेप्ट हो, जेट धाराओं की कंसेप्ट हो, हर एक चीज़ों को हम लोगों ने समझा है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, भारत में जो मानसून की एंट्री होगी उस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक कुछ चीज़ों को हम लोग एक बार बेस बना लेते हैं, फिर आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि जो हवाएं हैं, हवाओं का जो डायरेक्शन है किधर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। ठीक है, हाई प्रेशर कहने का मतलब क्या है भाई, वहां पे तापमान कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। और लो प्रेशर है यानी कि वहां पर तापमान कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज और बताई आपको, ITCZ का कंसेप्ट। ITCZ मतलब वो बेल्ट जहां पर कैसा बेल्ट, कैसा जोन होगा भाई, लो प्रेशर बेल्ट होगा। लो प्रेशर बेल्ट कहने का मतलब टेम्परेचर वहां पर बहुत अधिक होगी। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। अब मैंने आपको यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताया था कि जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया आपका, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य यहाँ पर कब है आपका, 21 मार्च को। तो जब आपका सूर्य उत्तरायण होती है, यानी कि जब सूर्य ऊपर चढ़ रही होगी, तो सूर्य का मूवमेंट या फिर कह लीजिए सूर्य जो होती है, जो पूरे ग्लोब पर यानी कि पूरे पृथ्वी पे जो परपेंडिकुलर पड़ रही होती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक ही। ठीक है, इसलिए इस जोन को हमने क्या डिक्लेयर किया था, उष्ण कटिबंध। और फिर यहाँ से जो आपका आर्कटिक और ये हो गया अंटार्कटिका जो कटिबंध हो गया, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ। इस जोन को हमने क्या कहा भाई, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या है भाई, तिरछी पड़ती है। क्लियर है भाई। अब एक चीज को और समझिए, जो आपका एक डाउट भी आया था, शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या है। क्या यहाँ केवल ठंड ही है? देखिए, ठंड यहाँ पर है, साथ के साथ कुछ गर्मी भी है। क्यों? देखिए, जब सूर्य आपका यहाँ पे कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो सूर्य की जो तिरछी किरणें है भाई, थोड़ी सी यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी अधिक रहती है। लेकिन यहाँ इतना अधिक तापमान कम होने के कारण जो सूर्य की इंटेंसिटी भी होती है ना, बहुत अधिक गर्मी नहीं, जिस प्रकार से यहाँ उष्ण कटिबंधीय में देखने को मिलता है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंध मतलब कि शीत जोड़ उष्ण है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें आती ही नहीं है या बहुत कम इंटेंसिटी होती है यहाँ पर। क्लियर है भाई यहाँ तक चीजें। इसके बाद फिर मैंने जेट धाराओं का कंसेप्ट बताया था कि जो हवाएं क्या होती है, बहुत ही तेज गति के साथ, यानी कि वो हवाएं बहुत तेज गति के साथ अप्रोक्स 15 से 18 किलोमीटर की क्या होती है, ऊपर चढ़ती है और फिर वो नीचे गिरती है। ठीक है, 10 से 8 डिग्री के अक्षांश में वो 10 से 20 डिग्री के अक्षांश में वो गिरती है। ये प्रोसेस, यही जो प्रक्रिया बार बार चलते रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेट धारा। और ये जेट धारा भारत के मानसून को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, जितना अधिक स्ट्रांग जेट धाराएं होगी उतनी ही मजबूत भारत की मानसून भी होगी। ठीक है, जेट धाराएं भारत में वर्षा नहीं कराती थी। ये सारी चीजें क्लियर है भाई। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज और भी आपको बताया था कि जैसे कि आपका जो आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है। अब झुकी होने के कारण ये अपने अक्ष में भी घूम रही है और ये सूर्य के भी चारों ओर क्या कर रही है भाई, परिक्रमा कर रही है। तो जो पवन यानी कि जो हवाएं जब पृथ्वी से टकराती है, तो टकराने के दौरान ये हवाएं किस दिशा में मूव करेगी, और ये मूव करने के पीछे एक बल कार्य करता है, कोरोलिसिस बल। ठीक है, और ये कोरोलिसिस बल जो होता है, हवाओं को या पवन को किस दिशा में ले जाएगी, इसका सिद्धांत या इसका नियम दिया गया था फेरल के द्वारा। ठीक है, फेरल का नियम हमने पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो किधर मुड़ जाती है, दाईं ओर। और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी जो गोलार्ध है, उसमें हवाएं किधर मुड़ जाती है, आपकी बाईं ओर। देखिए, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बतलाई, ये सारी चीजें हमने डेप्थ में डिटेल में चीजों को करवाया है 2 घंटे में। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बतला दूं या फिर बेस बना लेता हूँ, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। देखिए, ये आपका 0 डिग्री है। जब सूर्य आपकी, जिस प्रकार से इसको और भी हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है भाई, और इसी बीच में अगर हम लोग भारत के मानचित्र को दर्शाना चाहें, तो भारत के मानचित्र को अगर हम लोग इस प्रकार से दर्शा लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपका जो आप यहाँ पे जो अक्षांश देख रहे हैं, ये हो गया आपका 8 डिग्री और ये हो गया आपका 16 डिग्री। ठीक है भाई, 16 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ।
अब आप सभी को पता है कि जो 8 डिग्री ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है सूर्य, इसको कवर करने में कितने महीने लगेगी? 1 महीने। तो सूर्य अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन पे जब होती है, उस आपका अगर जब सूर्य उत्तरायण है, तो ये डेट क्या है आपका? 21 मार्च। ठीक है भाई। अब जब सूर्य 21 मार्च को जब 0 डिग्री पे है, तो इस 1 महीने को यानी 8 डिग्री को कवर करने में 1 महीना समय यानी कि 21 अप्रैल। ठीक है। तो अब सूर्य आपकी कहां पे आ चुकी है? इस 21 अप्रैल को सूर्य यहां पर आ चुकी है। अब मैंने बताया था कि जब सूर्य उत्तरायण की दिशा में होती है, तो जो आपका एक जोन बनता है ITCZ जोन, ठीक है, वो सूर्य के आगे आगे बनेगी, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट यहां पर बनेगा। तो आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो डेट आसपास 26-27 अप्रैल को आप वीडियो देख रहे होंगे। तो सूर्य जो अभी आपका यहीं पर स्थित है, ठीक है। इट मीन्स अब भारत में क्या है भाई? गर्मी इसीलिए अधिक पड़ना अभी स्टार्ट हो गया है, और ये जो लो प्रेशर बेल्ट जो है, ये आपका धीरे धीरे ऊपर खिसकते चली जा रही है। ठीक, जस्ट 21 मई यहाँ पर आपका सूर्य यहाँ पर होगा, तो ITCZ यहाँ स्थित हो जाएगी, और 1 जून आते आते सूर्य आपका यहाँ होगा, और आपका ये ITCZ बेल्ट यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद इस कर्क रेखा तक, अब आपका सूर्य क्या है भाई? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही क्या है भाई? इसका पोजीशन आप देख रहे होते हैं मूवमेंट का। अब यहीं पर क्या है? राजस्थान में थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भी क्या है? पूरी गर्म हो जाती है। पूरी गर्म हो जाने के कारण यहाँ पर जो हवाएं बहुत तेज गति से ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है, इसी को हमने क्या कहा? जेड धराएं। सेम इसी प्रकार से ये फंक्शन आपका विषुवत रेखा पर भी होती है कि बहुत तेज हवाएं, बहुत तेज पवन क्या होती है? ऊपर उठती है और फिर वो नीचे गिरती है 10 से 20 डिग्री के अक्षांश में, जो भारत के मानसून को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। यानी अब यहां पर कैसा बेल्ट बन चुका है? लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है भाई? अब सूर्य आपका यहां पर या फिर सूर्य यहां पर स्थित है। अब इधर क्या है आपका? हिंद महासागर, यानी यहां पर सागर है। अब यहां पर जो हवाएं हैं, कैसी हवाएं होगी? अब ये बेल्ट कैसा है भाई? हाई प्रेशर बेल्ट है। ये क्या है आपका? लो प्रेशर बेल्ट है। यानी यहां पर ठंडी हवाएं अब ये ऊपर उठ रही है। या अगर मैं आपको बताऊं, अल नीनो का भी जो कंसेप्ट मैंने बताया था, जो साउथ अमेरिका में जो पेरू के तट पे जो ठंडी जो जल धाराएं होती है, ठीक है, वो ठंडी जल धाराएं क्या होती है? वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, और फिर वो क्या होती है भाई? प्रशांत महासागर होते हुए हिंद महासागर की ओर एंट्री करती है, और बंगाल की खाड़ी की मानसून और अरब सागर की मानसून, या कह लिया जाए भारत के मानसून को क्या करती है? वो मजबूती प्रदान करती है। तो उधर से भी ये हवाएं क्या करती है? जो हिंद महासागर से जो हवाएं ऊपर उठ रही है, उसको क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है, या फिर मानसून को मजबूत प्रदान करने के पीछे एक आपके ला नीना, यानी कि जो मेन नॉर्मल कंडीशन है, अल नीनो उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन की, वहां पे पेरू के तट पे जो जलधारा ठंडी होनी चाहिए, वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। और गर्म हो जाने के कारण वो हवाएं क्या होती है भाई? हवाएं ऊपर नहीं उठ करके वहीं पेरू के तट और चिल्ली में क्या होती है? वर्षा कराती है, और जिसके कारण वो हवाएं ऊपर ना उठने के कारण भारत की जो मानसून होती है वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है, जिसके कारण पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उस अल नीनो के कारण कम से कम 10 से 12 महीने उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और बहुत कम वर्षा भी होती है। यहाँ तक चीजें हमने बताया था। और फिर ये जो आपका जो हवाएं हिंद महासागर से जो ठंडी हवाएं उठती है, इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए निकल जाती है। अब जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर हम लोग क्या है भाई? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। ठीक है, यहां तक मैंने पूरा रिकॉल करा दिया, एक बेस बना दिया, जो अभी तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ा था। अब हम लोग भारत के मानसून को पढ़ने के लायक बन चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कैसे चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के मानसून को। देखिए, भारत का मानसून जो आपको ये टॉपिक दिख रहा है, इसको हम लोग 2 भाग में पहले बांटेंगे। एक होगा, अच्छा सबसे पहले याद है ना आपको, अगर जब भी मैं मानसून कह रहा हूँ, देखिए मानसून केवल भारत के लिए यूज किया जाता है, और कहीं ऐसा देश नहीं है कि जहां पे मानसून जलवायु की बात की जाती है। ठीक है, तो मानसून कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, हवाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये वो हवा है जिसमें जो अपने साथ क्या लेकर के चल रही है? जल लेकर के चल रही है, और यही हवा क्या कराती है? वर्षा कराती है भारत में। क्लियर है? अब देखिए, जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें और भी डेप्थ में चीजें लिखनी पड़ेगी, और आपको कई अच्छे अच्छे सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे कि अब जो मानसून वर्षा जो झारखंड में है, इसका 80%, यानी झारखंड में जो जल है 100%, उसका 80% जल ये मानसून से ही कवर होती है। रेस्ट 20% जल कैसे कवर होती है, यहाँ पे मैं अभी आज ही आपको बताऊंगा। एक तो लौटता हुआ मानसून के कारण, ठीक है भाई, और एक आपका शीतकालीन मानसून के कारण। ठीक है, तो ये तो खैर अभी हम लोग चीजों को देखने वाले हैं। तो पहले तो ये हमने समझ लिया मानसून का अर्थ क्या है, यानी कि वो हवाएं जो अपने साथ जल लेकर के चल रही है, जो क्या करवाएगी? वर्षा कराएगी। ठीक है, तो भारत में वो हवाएं जो हमारे
भारत में क्या करनी है, वर्षा कराने वाली है। अब ये हवाएं दो प्रकार की होती है, यानी कि दो प्रकार कहने का मतलब कि एक तो गर्मी के दिन चलती है जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून का मतलब क्या है कि गर्मी में चलने वाली वो हवाएं जो भारत में वर्षा कराएगी। और शीतकालीन मानसून मतलब कि वो हवाएं जो शीत के मौसम में, शीत करने का मतलब ठंडे, जब ठंडा आपका जब पड़ रहा होता है उस समय वो हवाएं जो क्या कराएगी, वर्षा कराएगी, उस हवाओं को हम लोग कहेंगे शीतकालीन मानसून। उसी ग्रीष्मकालीन मानसून का एक और नाम कहते हैं जो डायरेक्शन, क्योंकि हवाएं क्या है भाई, दिशा के आधार पर बहती है, ठीक है ना। दिशा के आधार पर जब हवाएं बहती है तो उसको हम एक नाम दे देंगे। अब वो जिस दिशा में बह रही है, तो जैसे दक्षिण पश्चिम में जब हवाएं बहती है यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून कह दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मी में जो मानसून जो वर्षा करा रही है, जो हवाएं गर्मी में चल रही है, जो हवाएं वर्षा करा रही है, उसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो वो साउथ वेस्ट है, इसलिए हमने उसको नाम दिया साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन जब ठंड में अगर हम बात कर रहे होते हैं, जब ठंड में जो हवाएं वर्षा कराती है भारत में, उसकी जब हम डायरेक्शन देखते हैं, उसकी जो दिशा देखते हैं, उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्वी, है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जो ठंड में जो वर्षा होती है मेनली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि यूरोप से एक हवाएं या पवन आती है, मेनली वो चक्रवाती, वहां पे जब चक्रवात उठता है तो वहां से जब हवाएं निकलती है तो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से गुजरते हुए अपने साथ क्या करती है, जल लेकर के निकलती है। अब वही हवाएं क्या करती है, जब हिमालय से टकराती है तो कुछ भाग में, हिमालय के कुछ भाग जैसे कि कश्मीर वाला रीजन हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाले क्षेत्र में ठंड के मौसम में बर्फ भी गिरते हुए आपको देखने को मिलता है और बारिश भी होते हुए देखने को मिलता है। तो ये मेनली भारत के मानसून का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रीजन है, मेन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये वर्षा होती है, ठीक है भाई। अब ये बहुत कम आपको आपके जैसे कि मिडिल इंडिया में अगर बात कर लिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर आपको ठंड में बहुत कम या वर्षा नहीं भी देखने को मिलती है, ठीक है भाई। यहाँ पर चलिए, ये तो हम शीतकालीन वर्षा के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ये हवाएं हैं, ये आपके चाइना की ओर निकल जाती है, रसिया में निकल जाती है, जो वहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो वो हमारा स्ट्रक्चर ये हिमालय का जो हमें इन ठंडी, इस शीत लहरी से भी बचा के रखता है। इसलिए तो भारत की जो जलवायु है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, क्योंकि उतनी ठंड भारत में नहीं पड़ती है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझेंगे कि ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है, और सेकंड शीतकालीन मानसून आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिस ग्रीष्मकालीन मानसून को हम लोग क्या करें, दक्षिण पश्चिम मानसून भी। अब इस दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग तीन भाग में कैटेगराइज करेंगे। एक तो अभी आप जब देखिए, एक क्या है कि आपका मानसून आने से पहले वर्षा होती है। आज जब आप अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा वर्षा, है ना। आज भी अगर आप न्यूज में देख रहे होंगे कि आने वाले समय में वर्षा या वर्ज्य प्राप्त या फिर बर्फ गिरने वाली जैसी सूचनाएं आपको देखने को मिलती है, तो ये मानसून नहीं है, ठीक है, यानी ये मानसून से पूर्व वर्षा है। अब ये वर्षा कैसे होती है उस पर अभी हम लोग बातें करेंगे, ये आखिर वर्षा हो कैसे रही है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर अब एक है आपका मानसून। अब इसको समझिए अच्छे से, हमने कैटेगराइज किसको किया है, ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी में जो होने वाली वर्षा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि वो हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से चल रही है, जो भारत में वर्षा कराएगी मानसून से आने से पूर्व। और एक मानसून वर्षा जो आपका 1 जून से स्टार्ट होगा, यानी कि केरल के मालाबार तट से जब वो टकराएगी तो आपको देखने को मिलता है, न्यूज में भी सुनने को मिलता है कि भारत में मानसून ने एंट्री ली, प्रवेश ली है 1 जून को। या कभी आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भारत में मानसून 4 दिन 5 दिन लेट आई है, या 4-5 दिन पहले भी आई है। इस तरह के न्यूज आपको सुनने को मिलता है। तो अब ये जो मानसून है भारत में 2 प्रकार से हम इसको भाग में बांटेंगे, यानी कि मानसून यानी कि हवाओं को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। क्योंकि जब हवाएं यानी कि मानसूनी हवाएं जब भारत के मालाबार तट से टकराती है, क्योंकि भारत की जो संरचना या फिर स्ट्रक्चर जब आप देख रहे होंगे इस प्रकार से है कि वो हवाओं को 2 भाग में बांट देती है। एक अरब सागर, एक कहलाएगा आपका अरब सागर की मानसून, यानी अरब सागर के पानी को लेकर के जो हवाएं चल रही होगी, जो वर्षा कराएगी भारत में, खास करके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अभी मैं हर एक चीज को मैप में दिखाऊंगा। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र, गोवा होते हुए फिर वहीं पे आपके कई सारे दर्रे हैं, पाल, भोर, ये सारे दर्रे होते हुए वो एंट्री कर जाएंगे मध्य रीजन में, भारत के मध्य रीजन में। लेकिन
मेन जो अरब सागर का मानसून का जो वर्षा आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और आपको उस समय सुनने को भी मिलेगा जून महीने में वहां पे बाढ़ जैसे सिचुएशन है। देखिए बाढ़ यानी कि क्या, वर्षा के कारण वहां बाढ़ नहीं आती है, वहां पे जो पानी की जो निकासी है यानी कि जो नालियां है, या आप कह लीजिए नालियां के पानी बाहर नहीं निकलने के कारण, वो नालियों के पानी के कारण ही वहां बाढ़ आती है, वर्षा के कारण वहां बाढ़ नहीं आती है। एक तो हम लोग फिर बात करेंगे अरब सागर के मानसून के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून। मतलब बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पानी लेकर के निकलेगी और भारत में इंटर कर रही होगी। यार आपको देखना होगा, आप जब मैप में देखेंगे किस प्रकार ये मानसून ये हवाएं भारत में इंटर भी नहीं करती है, लेकिन म्यांमार में एक हम लोग पर्वत के बारे में देखेंगे, वो पर्वत उस हवाओं को घुमाएगी और हिमालय होते हुए भारत में मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा, पूरे विश्व में मेघालय में मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा कराएगी। और फिर वहीं से आपके भारत में जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल होते, झारखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए पूरी तरह से मानसून की एंट्री 10-12 जून होते होते आपको सुनने को भी मिल जाएगा। और फिर जब मानसून खत्म होगा फिर एक और मानसून होगा, लौटता हुआ मानसून, है ना। अक्टूबर नवंबर के आसपास, यानी कि मिड अक्टूबर लास्ट अक्टूबर में भी आपको सुनने को मिलेगा वर्षा हुई है, या फिर आपको लास्ट दिसंबर में भी लौटते हुए मानसून से आपको देखने को मिलेगा वर्षा हुई है। खास करके लौटता हुआ जो मानसून है वो वर्षा कहाँ कराती है, वो आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये एक मैंने ब्रीफ रखा इंट्रोडक्शन की, ये भारत में मानसून के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसमें एक चीज और भी, अगर आप एनसीईआरटी देखे हैं तो देखिए पूरे विश्व, पहले तो भारत की जलवायु पढ़ने से पहले या झारखंड की जलवायु पढ़ने से पहले आपको विश्व के बारे में समझना होगा। पूरे विश्व को जलवायु कई सारे जलवायु के प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे कि उस जलवायु को प्रदेश में बांटने के पीछे बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे भूगोल वेत्ता रहे हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो संस्थान है जिन्होंने ये मतलब स्वीकार भी किया है, वो किनका, कोपेन का सिद्धांत। तो कोपेन का सिद्धांत आपके एनसीईआरटी में मेंशन, उसको समझना होगा कि किस प्रकार उसने भारत की जलवायु को बांटा है, और फिर उसी प्रकार झारखंड की भी वो जलवायु को किस प्रकार से बांटे, तो आप उसको समझ लेंगे। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बना रहे होते हैं, मैप। उसके बाद देखिए ये आपको समझ में आ गया ना, भारत के मानसून में ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक मैंने ये लास्ट फाइनल डायग्राम ये बनाकर रख लिया है कि इसको हम लोग लास्ट में रिवीजन करके निकलेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग भारत की मानचित्र को एक बार बना लेते हैं, उसके बाद फिर सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपका एक पर्वत है, ये आपका इधर हो गया म्यांमार, और ये जो पर्वत है ये पर्वत है अराकोन योमा पर्वत। ठीक है, अराकान योमा पर्वत है जो म्यांमार में स्थित है, और इस पे अगर हम लोग अक्षांश दर्शाएं तो ये हो गया आपका 8 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यहीं से भारत की सीमा स्टार्ट हो जाएगी, और ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब सूर्य अभी आपका यहाँ पर है। ठीक है भाई, चलिए सूर्य की स्थिति को पहले समझते हैं। सूर्य आपकी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर कब आएगा आपका 21 मार्च को। ठीक है, अब सूर्य, अब आपको मैंने बताया कि 8 डिग्री कवर करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, 1 महीना। यानी कि सूर्य अब यहाँ पर जब आएगी तो इस समय जो डेट होगा 21 अप्रैल। ठीक है, यानी कि अब मार्च के बाद भारत में क्या है भाई, गर्मी का एंट्री, इसलिए क्योंकि अब सूर्य क्या है, उत्तरायण है, यानी सूर्य अब उत्तर की ओर मूव कर रही है। सूर्य मूव नहीं करती है, पृथ्वी अपने अक्ष से झुके होने के कारण सूर्य की जो रोशनी है ना भाई, वो वैरी करती है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में। क्लियर है, और वो लंबवत पड़ती है। तो जब सूर्य उत्तरायण है तो भाई अब सूर्य की रोशनी क्या है भाई, भारत में और पूरे सीधे पड़ेगी, है ना। तो देखिए सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी कि नहीं। अभी यहाँ पर अगर सूर्य है तो सूर्य की रोशनी अभी कैसे आ रही, तिरछी है, तो मार्च में आपको बहुत अधिक गर्मी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी अभी तिरछी आ रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट दिया था ITCZ का कंसेप्ट, यानी 21 अप्रैल को अगर सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, आपका एक जोन बन चुका है ITCZ का जोन। ये कैसा जोन होता है, लो प्रेशर बेल्ट, ये आपका यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक अक्षांश और हम लोग दर्शाएंगे। एक तो आपका कर्क रेखा ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक हम लोग 16 डिग्री दर्शा लेते हैं, ये हो गया आपका 16 डिग्री। ठीक है भाई, सूर्य यहाँ पर कब आएगी, 21 अप्रैल के बाद 1 महीने का समय लेंगे, 21 मई। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ पर आ चुकी है 16 डिग्री पे, तो ITCZ क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होती है तो आपका ITCZ क्या होता है, सूर्य के आगे आगे, यानी कि अभी जो है आपका ITCZ यहाँ बन चुका है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें, यानी ये जब बन चुका है आपका लो प्रेशर बेल्ट, और हवाएं किधर चलेगी भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
अब सूर्य जब आपका 1 जून के आसपास आपका सूर्य कहाँ पे होगा, 21 मई को यहाँ पे, तो सूर्य आपकी यहाँ पर होगी 1 मई के आसपास, सॉरी 1 जून के आसपास। तो अब आपका ITCZ क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इतना लो प्रेशर बन जाता है क्योंकि इसके पीछे का यहाँ पे क्या है, आपका थार मरुस्थल है। ठीक है, ये हो गया आपका थार मरुस्थल, और ऊपर तिब्बत का पठार, वो इतना अधिक गर्म हो जाती है जिससे कि यहाँ पर अब हवाएं ऊपर उठती है और बहुत तेजी से ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। अब यहाँ पर क्या है, आपका लो प्रेशर, यानी इधर आपका जो हो गया क्या बन चुका, आपका हाई प्रेशर बेल्ट। यानी इधर क्या है भाई अभी, यानी अगर आप बात कर लें 1 जून की, ये जो आपको 1 जून यहाँ दिखाया गया, इस समय अगर हम 0 डिग्री के आसपास की अगर बात कर ले, या इधर नीचे चले आ जाए सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या है, इधर ठंड है। यानी इधर कैसा बेल्ट बन चुका है, इधर आपका हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है। ठीक है, अब यहां से जो हवाएं चलेगी, यानी यहाँ नीचे क्या है, आपका हिंद महासागर है। ये क्या है भाई, हिंद महासागर है आपका। ठीक है, हिंद महासागर है, तो यहाँ की पानी क्या है, काफी ठंड है। अब ठंड है पानी, मतलब क्या है, यहाँ पर सारी जो हवाएं वो क्या है, नीचे बैठी हुई है, यानी हाई प्रेशर है। तो अब ये क्या करेगी, हाई प्रेशर जो हवाएं हैं ये लो प्रेशर को भरने के लिए निकल चलेगी। ठीक है, अब जैसे ही, अब इसमें भी, अब जैसे कि यहां से मान लीजिए इस प्रकार से हवाएं ऊपर उठेगी। ठीक है, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये कौन सा हेमिस्फीयर है भाई, यहां से 0 डिग्री के ऊपर ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया दक्षिण सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो हवाएं ऊपर उठी है, अकॉर्डिंग टू फेरल के नियम के अनुसार, कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो किधर मुड़ जाएगी, दक्षिण की, सॉरी दाईं ओर मुड़ जाएगी। यानी ये जैसे हवाएं ऊपर उठेगी वो ऊपर सीधा ना जाके इस प्रकार से केरल के मालाबार तट से 1 जून को टकराएगी। सबसे अच्छा सवाल MCQ में ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, कि जो आपके जो अरब सागर का जो मानसून है, ठीक है, वो कहाँ पे, तो केरल के मालाबार तट में 1 जून को टकराती है। ये एवरेज डाटा एक निकाला गया। ठीक है, उसी प्रकार ये हवाएं ऊपर उठेगी, दाईं ओर मुड़ेगी। इस प्रकार से देखिए हवाएं किस प्रकार से, एक तो इधर निकल गई है और कुछ हवाएं इधर आ गई है। ठीक है, अब इधर क्या है, आपका अरब सागर है। ठीक है भाई, ये क्या है, आपका अरब सागर है, और इधर क्या है, आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब समझिए चीजों को, ये जो हवाएं इस प्रकार से चली है, देखिए कहीं भी भारत में ये इंटर कर ही नहीं रही है, ये निकल चली है बंगाल की खाड़ी से। लेकिन ये जो हवाएं हैं अरब सागर का पानी लेते हुए, यहाँ पर क्या है, आपका एक पर्वत है पश्चिमी घाट श्रेणी। ठीक है भाई, अब एक चीज को और समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपका कोई पहाड़ है। अब यहाँ से जब हवाएं इस प्रकार से चली है और ये आपका अरब सागर है, तो ये अपने पानी लेते हुए यहाँ पे क्या हुआ। अब देखिए बादल बनता कैसे, इसको भी समझिए अच्छे से। पहले जैसे कि वर्षा बहुत अधिक होती है ना, कहा जा रहा है ना कि वर्षा बहुत अधिक होती है। वर्षा अधिक कब होगी, है ना, इसको समझिए। जब क्या होगा, आपके घने बादल बनेंगे। अब ये जो घने बादल बन रहे हैं ये कैसे बनेंगे, इसको भी आपको समझना होगा। जैसे कि ये जो आप हवाएं देख रहे हैं, ये हवाएं जब आपके ऊपर जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से हवाएं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, ये पर्वत है, तो इस हवाओं को इस डायरेक्शन में लेकर के हवा इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। साथ के साथ यहाँ पर अरब सागर का पानी है, तो इस पानी के साथ ये हवाएं अपने साथ क्या, देखिए हवाएं अपने साथ चल रही है, तो उसके रास्ते में जो मिलेगी उसको लेकर के चलेगी। यानी कि धूल कण है तो धूल कण को, अब यहाँ अरब सागर में क्या है, पानी है, तो ये हवाएं अपने साथ क्या ली, पानी ले लिया। ठीक है, अब ये पानी लेते हुए क्या है, अब धीरे धीरे ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर जाते जाते, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर चलते चले जाएंगे तो क्या होता है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटते चला जाता है। तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएगी तो पानी क्या होती है भाई, ठंडी होती जाएगी। ठंडी होती जाएगी तो ये क्या हो गया भाई, कंडेंस होगा। कंडेंस हो करके क्या बनाएगा, मेघ यानी कि बादल बनाएगा, और फिर वो वर्षा करेगा। ठीक है, इसलिए तो पहाड़ी इलाकों में बहुत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जितने हाइट में हवाएं जाएगी अपने साथ नमी लेकर के, उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, वो संघनित होगा, संघनित होकर के बादल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अरब सागर की जो मानसून है, यानी अरब सागर से जो हवाएं चली है और भारत में केरल के मालाबार तट से जब टकराती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है आपका पश्चिम घाट श्रेणी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताना, जैसे ये पर्वत है, अब ये हवाएं इधर चली तो ये बादल इधर ही बना करके इधर खूब वर्षा कराएगी, लेकिन इस जोन में बहुत कम या नाम मात्र की वर्षा होती है। तो अब यहाँ इस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग नाम दे देते हैं वृष्टि छाया केंद्र। ठीक है,
तो उसी प्रकार से जो इस जोन में अगर आप देख ले तो ये महाराष्ट्र का इस जोन में ना खूब वर्षा होगी जून के आसपास, 1 जून 2 जून 3 4 5 जून को खूब वर्षा होगी, लेकिन इस जोन में बहुत कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ का मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे बादल बन के पूरा बारिश हो चुकी है। ठीक है, अब ये हवाएं इस प्रकार से, अब देखिए इस हवाओं में सबसे ज्यादा नमी की मात्रा है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ कराएगी? यहीं पे महाराष्ट्र वाला जोन, पश्चिम घाट श्रेणी में, और उसमें भी केरल वाला क्षेत्र में जो देख रहे हैं यहाँ पे पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा ऊंचाई होगा वर्षा वहीं पे ज्यादा होगी। अब धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाई भी घटती जा रही है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में केरल के कंपैरिजन कम वर्षा देखने को मिलेगी। अब यहीं पे मैंने आपको कई सारे दर्रे के बारे में बताया था, पाल घाट दर्रा, ठीक है ना, वोर घाट दर्रा, तो इस दर्रे से होते हुए ये हवाएं क्या होती है, मध्य भारत में एंट्री कर जाती है। ठीक है, लेकिन एंट्री करने के साथ साथ इन हवाओं में जो नमी की मात्रा वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करा दी है। लेकिन यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे 2 नदियां हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती। इस नर्मदा और ताप्ती से इस हवाओं को थोड़ी बहुत नमी मिल जाती है, और ये हवाएं जो है ना, ये हवाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड में भी इन कर जाती है। ठीक, लेकिन इससे भी वर्षा झारखंड में भी हुई, क्योंकि झारखंड क्या है भाई, पठार क्षेत्र है, यानी कि पर्वत से थोड़े से जो जिसकी ऊंचाई कम होगी, मतलब इस प्रकार से समझिए 3 चीज है, एक है पर्वत, एक हो गया आपका पठार, और एक हो गया मैदानी भाग। ठीक है, तो मैदानी भाग की जो ऊंचाई है उससे अधिक पठारी क्षेत्र का, उससे अधिक पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो राज्य है वहां पे अधिक वर्षा होगी, उसके बाद पठारी क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा आपके कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र में होगी। ठीक है ना, क्योंकि हवाओं को क्या, हवाएं जो नमी लेकर के चल रही है उसको ऊंचाई चाहिए, तब जाके वो क्या होगी, ठंडा होकर के, संघनित होकर के मेघ का फॉर्मेशन करेगी और बादल होगा। चलिए, ये इसी प्रकार से, क्योंकि यहीं पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बांग्लादेश होते हुए पूरे बंगाल की खाड़ी की मानसून गुजर जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में वर्षा देखने को ही नहीं मिलेगा। तो अब ये आपके अरब सागर के मानसून को क्या है, नर्मदा ताप्ती से कुछ पानी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अरब सागर के मानसून से वर्षा होगी, झारखंड में भी अरब सागर के मानसून से वर्षा होगी, लेकिन बहुत कम इससे वर्षा होती है। मेन वर्षा जो झारखंड में या बंगाल में आप देखेंगे वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगा। अब देखिए ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी, ये आपको अरब सागर का पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अब इसी प्रकार अरब सागर के मानसून की हवाएं यहाँ से और आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, और यहाँ पर एक पर्वत है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो हवाएं इस प्रकार से, अरावली पर्वत का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से है कि ये हवाओं को बनने ही, मतलब ये हवाओं को एक रास्ता प्रदान कर देती है सीधा निकल जाने के कारण, इसी कारण। और दूसरी बात यह है कि इन हवाओं में नमी की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये हवाएं इधर आ गई है, लेकिन यहीं पर एक है इंदिरा कैनाल, यहाँ इंदिरा कैनाल के पानी से इस हवाओं में फिर नमी मिल जाता है, और यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो पर्वत है यहाँ पर फिर ये क्या होते हैं भाई, एक जगह रुकते हैं और यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए राजस्थान में ये अरब सागर का जो मानसून निकला है ये सीधा निकल गया। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर, इस अरावली पर्वत का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता तो इसको रोक करके यहाँ बादल बना के अरब सागर के मानसून से यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती, लेकिन ये वर्षा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस प्रकार है अरावली पर्वत श्रेणी का, कि ये क्या करती है, इसको इस प्रकार से सीधा रास्ता दे देती है हवा को निकलने के लिए। क्योंकि देखिए बारिश तब होगी कि अगर जैसे ये हवाएं चल रही है तो इसको यहाँ रोकने वाला कोई होगा। ठीक है, अब रोकने वाला जैसे कि ये पर्वत है, अब ये हवाएं चल रही थी, इस हवाओं को इस प्रकार से एक तो डायरेक्शन दे दिया, ऊपर तक लेके चला गया, और साथ के साथ इसको यहाँ पे जाकर के इसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, संघनित होकर बादल बना के वर्षा कर दी। लेकिन अब जैसे कि अब यहाँ पर आपको मैं एक पर्वत अरावली का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, अब ये जो हवाएं निकली इस प्रकार से, इसको कोई रोकने वाला ही नहीं, इसलिए आगे निकल जाती है दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाकर के जो वहां पे पर्वत है वहां पे फिर क्या करती है, इंदिरा कैनाल से इसको कुछ नमी मिल जाती है फिर से। ठीक है, इस अरब सागर के मानसून को, और यहाँ पर ये फिर बादल बना लेती है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन इतना जो हो रहा, इस दौरान इधर की भी हवाएं अपनी इस ओर निकल चुकी है। अब यहाँ पे म्यांमार का जो मैंने यहाँ बताया अराकान योमा जो पर्वत है, इससे ये क्या करती है, टकराती है। अब टकराने के कारण ये 2 भाग में बटेगी, एक तो इधर मेघालय वाला क्षेत्र ये हो गया, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे टकराएगी, और सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होगी, पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं होगी। और इस प्रकार से ये हवाएं इधर भी इसका एक शाखा इधर निकलेगा जो वेस्ट बंगाल होके झारखंड में इन करके वर्षा कराएगी। ठीक है, झारखंड के जलवायु में हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे, एक बार इसको पूरे कंसेप्चुअली समझ लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर झारखंड को भी जलवायु के प्रदेश से आपको देखना है, मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी, उस प्रकार से भी हम लोग उसमें समझेंगे। कोपेन का सिद्धांत देखेंगे, उसमें कैसे चीज़ों को जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको देखना होगा।
तो अब ये जो है आपकी बंगाल की खाड़ी की मानसून एंट्री कर चुकी है भारत में, यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय का जो पठार है गारो खासी जैंतिया में यहाँ पे आकर के, क्योंकि आप इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे इस प्रकार से, तो पानी यहाँ पे फंसेगी, बादल बनाएगी और खूब वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे चेरापूंजी था जो, उसके बाद 1100 सीएम वर्षा वहां होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो चेरापूंजी में, ठीक है, 1200 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए सेंटीमीटर वर्षा मतलब क्या है, अब इसको कैसे मापेंगे कि पूरे साल कितना वर्षा होती है। भारत की जो औसत वर्षा हम लोग क्या बात करते हैं 125 सेंटीमीटर, तो इसके लिए क्या आपको स्केल लेकर के रोज रोज मेजरमेंट करना है, नहीं। अब क्या करना आपको, इतना कुछ हाइट, सर्टेन हाइट का आपको क्या करना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है, बना लीजिए। अब हर दिन का वर्षा आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। आज जैसे वर्षा हुआ, ठीक है, जनवरी में पूरा देख लिया आपने कि वर्षा जो हुआ आपका ये इतना सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। फिर फरवरी मंथ में आपने देखा इसमें इतना वर्षा आपका हुआ, मार्च, इस प्रकार से पूरा 12 महीना का वर्षा निकला, तो जब देखा गया कितना ऑन एन एवरेज फिर उसका निकाला जाएगा, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज, यानी कि जितना सेंटीमीटर हुआ हर महीने का, जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल का, अब उसका जो भी आया उसको सारे को ऐड कर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और उसको हम लोग क्या करेंगे 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, या फिर हर दिन का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 365 डेज से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी सेंटीमीटर वर्षा हुई हर दिन, तो उसका जो ऑन एन एवरेज निकलता है वो लिखा गया है। भारत की जो औसत वर्षा है ऑन एन एवरेज वो कितना, 125 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होती है। तो उसी प्रकार झारखंड में अगर देख लिया जाए ऑन एन एवरेज 100 से 20 सेंटीमीटर के बीच, और एग्जैक्ट डाटा के अनुसार 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अब ये जो इंटर कर चुका है कहाँ भाई, पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में एंट्री कर चुका है, ठीक है। अब यहां से आपकी ये वो आपका क्या होगा भाई, वर्षा कराएगी। अब देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल का जो मानसून है ये सबसे अधिक वर्षा भारत में कराती है। इसके अलावा झारखंड में भी पूछा जाएगा तो कौन सी, तो देखिए झारखंड में अरब सागर मानसून के कारण और बे ऑफ बंगाल के मानसून के कारण भी वर्षा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होती है, बे ऑफ बंगाल के मानसून के कारण। ये हो गया समझ। उसी प्रकार अब ये हवाएं और आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए अब इधर अरब सागर का मानसून की हवाएं और इधर आपका बंगाल खाड़ी के मानसून, ये दोनों एक जगह मिलती है, ठीक है। तो आपको कई बार न्यूज में सुनने को मिलेगा कि बादल फट जाना। बादल फटना का मतलब क्या है कि बादल आके गिर नहीं गई है, ऐसी नहीं होती। देखिए बादल फटने का मतलब क्या होता है कि जो वर्षा को इतने क्षेत्र में होना था, ठीक है, अब इतने वर्षा को इतने क्षेत्र में होना था, ठीक है, मान के चलते हैं, अब ये सारे वर्षा इतने ही क्षेत्र में हो गया, इसको ही कहते हैं बादल का फटना। मतलब बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में जो वर्षा होती वो कम क्षेत्र में ही उतना वर्षा हो गया। मतलब इस प्रकार से समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको आपने एक मग पानी से धक्का दिया है और इतने ही ऑब्जेक्ट को आपने एक बाल्टी से धक्का दिया, तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, बह करके निकलेगी। बस वही होता है बादल फटना। आप देखेंगे कि पूरे पर्वत कट करके पूरे चीजें निकल जाती, तो अचानक से इतना वर्षा एक छोटे से रीजन में हो जाती, उसको हम लोग कहते हैं बादल का फटना। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर से बंगाल की खाड़ी का मानसून भी आ गया है और इधर से अरब सागर का मानसून भी क्या है, वेटेड है, और दोनों एक साथ मिलती है और झमझमा कर यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में आपको सुनने को मिलेगा बादल फटने जैसी न्यूज़ेस, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये दोनों मैंने एक साथ आपका क्लियर कर दिया, अरब सागर की मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब इसी में आपको एक चीज मैंने और भी बताया कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, यानी अब मानसून से पूर्व की वर्षा को भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए अगर भारत की अगर हम लोग मैप को यहाँ पे बना लेते हैं, अब हो क्या रहा था यहाँ पे, जैसे कि आपका 8 डिग्री अक्षांश हो गया और ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया आपका 16 डिग्री अक्षांश, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। जब सूर्य आपका यहाँ पर है, ये आपका 21 मार्च हो गया आपका, ये आपका 21 अप्रैल है, ठीक है भाई। अब इस 21 अप्रैल के आसपास, और आज अभी वीडियो 26-27 अप्रैल को आप देख रहे होंगे, या फर्स्ट वीक ऑफ मई में भी बात कर ले, तो लो प्रेशर बेल्ट यानी ITCZ कहाँ है आपका, यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, ITCZ यहाँ बन चुका है, ठीक है। 21 अप्रैल से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि 28 अप्रैल या फिर मई के आसपास सूर्य यहाँ पर है, तो आपका यही ITCZ थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट पूरा बन चुका है। तो अब ये जो हवाएं, जो आपकी इधर से जो हवाएं ये निकली थी, ठीक है ना, अब ये मेन ये चक्रवातीय वर्षा भी यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन चुका है आपका, देखिए यहाँ आपका क्या बन चुका है, लो प्रेशर बेल्ट बन चुका है। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा पानी ठंडा हाई प्रेशर है, तो इस कारण ये क्या करता है, यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है, जो बंगाल के जो आपके वेस्ट बंगाल के तट से भी टकराती है, ठीक है। इधर आपके तमिलनाडु में, कर्नाटक क्षेत्र में,
थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में भी इस समय क्या है आपको बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, 3-4 दिन की ये बारिश रहेगी। बर्फ भी गिरने, ओला जैसे गिरने के आपको न्यूज भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये वर्षा जो है ना एट द एंड ऑफ अप्रैल या फिर मिड स्टार्टिंग वीक ऑफ मई में आपको वर्षा देखने को मिलेगी। ये वर्षा है आपका चक्रवाती वर्षा, जो बंगाल के खाड़ी में चक्रवात जब उठती है, ये रीजन यही है कि ये पूरा जोन लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। सूर्य अब की पोजीशन यहाँ पर है और ये जोन पूरा लो प्रेशर बेल्ट बन जाने के कारण यहाँ पर क्या होती है, चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा, यानी मानसून आने से पहले की ये वर्षा। आज भी आप जो न्यूज में देख रहे होंगे या पूरे भारत की अगर जलवायु के संदर्भ में अगर न्यूज कवर कर रहे होंगे तो अभी आपको वर्षा के अलर्ट जारी किए जा रहे होंगे, तो ये मानसून से पूर्व की वर्षा है। अब ये जो पानी है मेन कुछ फसलों के लिए, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश बिहार जैसे क्षेत्रों में आम की यहाँ पर जो है क्या होती है, इस पानी के कारण वो क्या होती है कि पकेगी, उसमें मिठास आती है, इसलिए इसे हम लोग मैंगो सावर वर्षा भी कह देते हैं या आम्र वर्षा भी कहते हैं। कर्नाटक में कहुआ का जो वहां पे फसल है उसको हम लोग कहुआ के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्षा, तो उसे हम लोग कहुआ वर्षा भी कहते हैं। इधर आपके असम में चाय भी रोपी जा रही है तो उसके वर्षा के लिए उसके पानी का भी काम कर देती है यह वर्षा, इसलिए हम लोग इसको टी सावर वर्षा भी कहते हैं या इसको प्री मानसून सावर भी कहते हैं, यानी कि मानसून से पूर्व की वर्षा भी कहते हैं। और मेनली ये चक्रवात के कारण होता है इसलिए हम लोग इसको चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि मानसून से पूर्व की वर्षा भी आपका क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे लौटता हुआ मानसून के बारे में। ठीक है, चलिए लौटते हुए मानसून के लिए भी अब एक बार हम लोग फिर से डायग्राम क्रिएट करते हैं। अब लौटता हुआ मानसून को समझते हैं सबसे पहले, तो एक बार भारत का मैप बना लिया जाए इस प्रकार से। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका, अभी सूर्य की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये यहाँ पे अभी आपकी क्या है सूर्य की पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, उसके बाद अभी धीरे धीरे अब ये नीचे आएगी इस प्रकार से, और ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका 8 डिग्री और ये हो गया आपका 16 डिग्री, और इसके और नीचे हम लोग चले आएंगे तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। अब भाई जब लौटते हुए मानसून की बात कर रहे हैं मतलब क्या है समझिएगा, यहाँ पे क्या है भाई 21 जून है। ठीक है, अब सूर्य क्या है भाई नीचे आएगी 21 जून के बाद, ये हो गया आपका जुलाई, ये हो गया 21 अगस्त, और यहाँ पे फिर से 0 डिग्री विषुवत रेखा पे कब आता है आपको याद होगा 23 सितंबर। ठीक है भाई, इसके बाद सूर्य आपके नीचे आएगी और भी इस प्रकार से अभी अब ये सूर्य कहाँ है भाई, दक्षिणायन है। ठीक है ना, जब ये सूर्य नीचे की ओर आ रही होगी तो ITZ क्या होती है, पीछे पीछे चलती है। ठीक है, सूर्य के पीछे पीछे चलती है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होती है यानी जब सूर्य भारत की ओर आ रही होती है तब क्या होता है ITZ आगे आगे चलती है। अब ये हो गया आपका 21 अक्टूबर, ये हो गया आपका 21 नवंबर और ये हो गया आपका 22 दिसंबर। यानी जब सूर्य यहाँ पर आपकी आ रही है धीरे धीरे नीचे आ रही है इस प्रकार से, सूर्य अब यहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है। ठीक है, यानी जब लौटता हुआ मानसून का कंसेप्ट समझिएगा, यानी कि जब सूर्य आपकी यहाँ पर है अक्टूबर में या फिर यहाँ पर है तो आपका ये जो ITCZ जोन है ये आपका कहाँ होगा, यहाँ पर ITCZ होगा, या फिर ऐसे इसको समझिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक ITCZ अभी आपका जोन बना लिया। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया आपका ITCZ जोन। ठीक है, ये हो गया आपका लो प्रेशर यानी ITCZ जोन। अब ये जैसे नीचे आ गया आपका सूर्य, ये अभी ये क्या सूर्य के पीछे पीछे, यानी कि सूर्य अगर यहाँ पर है तो अभी आपका ITCZ यहाँ है, सूर्य यहाँ आ गया तो अब आपका ITCZ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य जब यहाँ है तो अब आपका ITCZ देखिए भारत से बाहर निकल चुका है, यानी कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है अब वो भारत को छोड़ अब ये कैसा बेल्ट बन रहा है, हाई प्रेशर। यानी अक्टूबर आते आते भारत में क्या गर्मी खत्म हो जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। जैसे ही सूर्य आपका 21 नवंबर को पहुंचा तो ITCZ अब यहाँ विषुवत रेखा के पास 22 दिसंबर के आसपास ये आपका ITCZ यहाँ बन चुका है, यानी यहाँ आपका ITCZ आपका यहाँ नहीं, थोड़ा और भी नीचे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ ये वाला जोन हो गया आपका लो प्रेशर बेल्ट यानी ITCZ जोन। अब ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवाएं किधर से चलेगी भाई, सिंपल सी बात है, हवाएं अब इधर से चलेगी। ठीक है, हाई प्रेशर इस लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए, और आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती है, दाईं ओर, तो इसी कारण अब ये हवाएं इस प्रकार से दाईं ओर मुड़ी। तो ये डायरेक्शन किधर है भाई, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो उत्तर पूर्वी हो गए। अब देखिए ये हवाएं किधर से आ रही है, स्थल, यहाँ पे क्या है पूरा लैंड है, राज्य है। अब ये राज्य से हवाएं चल रही है तो ये अपने साथ पानी कहाँ से लेगी, इसको क्या मिलेगा, धूल मिलेगा, कण मिलेगा, है ना। तो ये अपने साथ यहाँ से जब ये वापस लौट रही होगी तो इस कारण यहाँ पे भारत में वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये पानी जब इधर से आएगी बंगाल के खाड़ी में इसको फिर से पानी मिल जाएगी और तमिलनाडु में जब इंटर करेगी तो फिर से यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलेगा।
यानी मेन जो तमिलनाडु में आपको वर्षा देखने को मिलता हुआ है, देखने को जो मिलता है वो देखने को मिलता है लौटता हुआ मानसून के कारण, ना कि अरब सागर के मानसून में बहुत थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है यहाँ पे, लेकिन मेन वर्षा चक्रवात के कारण भी इसमें थोड़ी बहुत वर्षा, लेकिन मेन वर्षा तमिलनाडु में होती है कब, लौटते हुए मानसून के कारण। ठीक है, अब ये वापस लौट जाएगी इस प्रकार से हवाएं। तो ये था आपका लौटता हुआ मानसून। अब इसके बाद जो मानसून के कंसेप्ट में हम लोगों को जो चीजें पढ़ना है आगे, जो बचा हुआ है अब है वो है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, या फिर ठंड में जब वर्षा होती है, अब उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए भाई, अब इसके कंसेप्ट पे अब हम लोग आते हैं, जो भारत में जब ठंड के समय, शीत के समय जो आपको, या शीत लहरिया जो आप बात करते हैं उस समय। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जब बरसात में भी आपको, यानी बरसात इन द सेंस कि आपका अगस्त के आसपास, है ना, जब सावन का महीना, तो सावन में भी कभी आप सुने होंगे कि वर्षा बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसके पीछे भी रीजन है कि कौन सी हवाएं चल रही है, पश्चिया या फिर पूर्वैया। पश्चिया इन द सेंस की मतलब कि जो पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही होती है। अब इसको समझिए कैसे क्या चीजें काम कर रही होती है। जैसे ये भारत का मानचित्र हो गया, ठीक है भाई। अब जब ये आपका जो मानसून भारत में एंट्री कर चुका है, इधर से जब हवाएं हिमालय से पर्वत से होते हुए इस प्रकार से हवाएं इधर आ रही होती है, तो इसको रोकने वाला जब तक कोई नहीं मिलेगा तब तक ये बरसात करेगी नहीं। मैंने आपको जैसे बताया, कोई रुकावट होनी चाहिए। अगर यही अगस्त के महीने में इधर से जब हवाएं, पश्चिमी हवाएं चलेगी, ठीक है, तब इसको रुकावट मिलेगी और ये वर्षा आपको, जैसे कि झारखंड में, या फिर आप सावन महीने में देवघर में जो आपकी पूजा वगैरह हो रही है सावन माह में, तो वहां पे काफी अच्छा आपको वर्षा देखने को मिलता है। इसी कारण जब पश्चिमी हवा, ठीक है, 10-15 दिन अगर आपको ये हवाएं नहीं चली तो आपको बरसात में, आप न्यूज में भी देखेंगे इस बार बहुत कम वर्षा हुई बरसात में, ठीक है। तो अब ये अगर पश्चिमी हवाएं चलती है, पश्चिमी हवाएं चलेगी तो आपकी बरसात खूब कराएगी। लेकिन अगर इसी समय अगर अगस्त के महीने में पूर्वैया हवा चलने लगी तो ये हवाएं इसको क्या करेगी, आगे ले जाएगी, और उत्तर प्रदेश में आपको सुनने को मिलेगा कि खूब वर्षा हुई है। ठीक है, बिहार झारखंड में वर्षा कम, उत्तर प्रदेश जैसे दिल्ली जैसे जोन में आपको सुनने को मिलेगा कि सावन में खूब वर्षा हुई। ठीक है, अब खैर ये तो हो गया आपका मेन थोड़ा बहुत आपकी जानकारी का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करेंगे ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है। तो एक बार हम लोग भारत के मानचित्र को दर्शा लेते हैं। चलिए ठीक है भाई, अब यहाँ पे ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है उसको समझिएगा। ठंड के एक बार अच्छे से मानचित्र को दर्शा लिया जाए भाई बढ़िया से। चलिए ठीक है भाई, अब ठंड के समय में कैसे वर्षा होती है समझिएगा। देखिए यहाँ अब जो लौटता हुआ मानसून तो आप समझ गए निकल चुका है। अब होता क्या है, ये जो आप यूरोप महादेश देख रहे हैं, यहाँ है भूमध्य सागर, यहीं पे है आपका कैप्शियन सागर। अब यहाँ पे यूरोप में एक हवाएं चलती है, मेनली ये हवा चक्रवात के कारण उठती है। ठीक है, अब ये जब हवाएं इधर निकलती है, ठीक है, अब ये जब हवाएं इधर निकलती है तो ये भूमध्य सागर कैप्शियन सागर से होते हुए क्या मिलती है, इसको नमी मिल जाती है, यानी जल की मात्रा मिल जाती है, और ये है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत हो गया। अब ये जो हवाएं आती है इससे टकरा के इस प्रकार से ये हवाएं, मैक्सिमम हवाएं आपका इधर आपका चाइना में एंट्री कर जाती है और बहुत शीत लहरी आपको देखने को मिलेगा। चाइना में बहुत जोरदार ठंड वहां पड़ेगी, लेकिन ये हवाएं कुछ इधर भी भारत में एंट्री करेगी और इधर खास करके जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपको वर्षा होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, यहाँ पे और कुछ भाग में आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी, और दिल्ली में भी कुछ वर्षा, बर्फ गिरते हुए भी आपको देखने को न्यूज में मिलेगा। और यहाँ से फिर जब ये हवाएं धीरे धीरे, फिर यही हवाएं क्या करती है, जब इधर एंट्री करेगी बिहार में, झारखंड में, तो इसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वर्षा कम, और आपको हवाएं जो लगेगी शीत लहरी, आप कहेंगे कि शीत लहरी चल रही है। तो ये वही हवाएं होती है जो पश्चिम से आ रही है, यानी यूरोप से वो हवाएं आती है जो अपने साथ नमी लेकर के आती है भूमध्य और कैप्शियन सागर से, जो बहुत कम मात्रा में नमी होती है क्योंकि इतने दूर उसको ट्रेवल करनी होती है। मेन हवाएं ये चाइना की ओर चली जाती है और ये हिमालय से टकरा कर कुछ हवाएं यहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वर्षा आपको या बर्फ गोलाबारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, यहाँ पे, और बाकी ये हवाएं आपको शीतलहरी की तरह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल में बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो ये था आपका शीतकालीन मानसून, यानी कि शीतकालीन मानसून में क्या है भाई, वर्षा कहाँ हो रही है, उत्तर भारत में मेनली। ठीक है, इससे झारखंड में बहुत कम वर्षा मिलती है, 8 से 10% वर्षा आपको देखने को मिलती है कुल झारखंड में, जो जल का जो स्रोत है उसमें जो आपका स्टोर किया जाता है शीतकालीन मानसून से। ठीक है, तो ये भारत में जो मानसून का पूरा कंसेप्ट है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून भी ये आपका पूरा कवर है भाई। ठीक है,
अब देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को आपको खुद से लिखना डायग्राम बना करके, जैसे ग्रीष्मकालीन मानसून अगर समझा रहे हैं तो लौटता हुआ एक तो मानसून से पूर्व जो चक्रवातीय वर्षा आपने देख लिया, बंगाल के खाड़ी में का हाई प्रेशर बन जाना, और जो भारत का जो मध्य भारत खास करके जो आप देख रहे हैं वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाना। आपको जिस प्रकार से मैंने मैप दर्शाया, फिर बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मानसून को आप एक बार मैप बनाकर दर्शाएंगे, फिर लौटता हुआ मानसून को भी, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो वर्षा होती है कितना सेंटीमीटर वर्षा कहाँ है, और एक एवरेज अगर आप चीज़ों को समझना चाहें, अगर कंसेप्ट, क्योंकि चीज़ें हर चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते, इसलिए एक डायग्राम में मैं चीज़ों को समझाता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले भारत का एक मानचित्र हम लोग बना लेते हैं, फिर इसके बाद हर एक जगह में हम लोग एक ऑन एन एवरेज ये निकाल लेंगे कि कितनी वर्षाएं होती है, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग और भी, जैसे कि एक चीज़ अभी आपका और बच चुका है, जैसे कि कोपेन का सिद्धांत अभी आपका नहीं कराया गया, जो आज हो भी नहीं पाएगा। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम लोग देखिए भारत में औसत वर्षा कितना है, औसत वार्षिक वर्षा यानी कि पूरे साल औसत वार्षिक वर्षा भारत में कितनी होती है भाई, औसत वार्षिक वर्षा वो कितनी होती है ऑन एन एवरेज हमें पता 125 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। अब 125 सेंटीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बतला दिया। अब समझिए जैसे कि यहाँ पे आपने देखा अरब सागर के मानसून के कारण जो वर्षा यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अच्छा इससे भी को भी पहले छोड़िए, सबसे ज्यादा वर्षा मैंने आपको कहाँ बताया था, ये आप जो मेघालय वाला पठार देख रहे हैं यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप अरुणाचल प्रदेश वाला जो जोन देख रहे हैं यहाँ पर भी ठीक ठाक 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए तीन चीज को समझ लीजिए, 3 या 4 चीज में हम वर्षा को बांटे, एक तो सबसे अधिक, ठीक है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, एक मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, एक निम्न वर्षा वाला क्षेत्र और एक अति निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उसको हम लोग कहेंगे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी उसको हम लोग कहेंगे मध्यम क्षेत्र वाला वर्षा वाला क्षेत्र, और एक जो आपका 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास जहां वर्षा होगी उसको कहेंगे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, और अति निम्न जहां 0 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अब देखिए ये वाला जोन आप देख लिए मतलब 200 सेंटीमीटर यानी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये पूरा वाला ये जो जोन आप देख रहे हैं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इसके साथ साथ इधर भी जो अरब सागर के मानसून के कारण जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका पश्चिमी घाट श्रेणी है, इधर भी जो वर्षा है इधर भी 200 सेंटीमीटर के आसपास या उससे अधिक ही वर्षा होती है, ठीक है, यानी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये भी। इधर आपको मैंने बताया वृष्टि छाया केंद्र जाता है, यहाँ बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है, 50 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये आपका जो जोन हो गया, ये कौन सा जोन हो गया भाई, निम्न मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। इसके बाद अब और चीजों को देखिएगा, जैसे कि ये वाला जो आप पूरा क्षेत्र यहाँ से देख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर बिहार, झारखंड को ले लें तो ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी कि इसको अगर हम दर्शाना चाहें तो ये वाला जो जोन है आपका मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर है भाई। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वाला जो देख रहे हैं थार मरुस्थल राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, देखिए राजस्थान नाम सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे कम वर्षा, ऐसा नहीं है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र जिधर थार मरुस्थल वहां कम वर्षा होता है, लेकिन उसके पूर्वी भाग में अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मात्र 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको अति निम्न वाला क्षेत्र में रखिए या फिर निम्न वाला, आप निम्न वर्षा वाला क्षेत्र में रख सकते हैं। और ये जो पूरा जोन बच रहा है जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, इधर आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्षा है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है, यानी निम्न वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। इधर लद्दाख जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं ये है आपका सबसे निम्न, अति निम्न, यानी कि 0 से 50 सेंटीमीटर, इससे भी कम वर्षा होती है लद्दाख वगैरह क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुल ओवरऑल जो वर्षा के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इधर आप जो तमिलनाडु जो देख रहे हैं यहाँ पर भी लौटता हुआ जो आपका शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठीक है, सॉरी लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ पर भी 100 से 200 के आसपास में वर्षा होती है, अच्छी खासी यहाँ पर भी वर्षा होती है ऑन एन एवरेज। तो ये था आपका औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है। तो अब मानसून और क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी कंसेप्चुअल चीज थी, मैप, डायग्राम, जो भी चीज था वो मैंने सारी चीजें दर्शा दी है भाई। अब इसको एक बार लिख करके एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, ये टेलीग्राम ग्रुप है। और इसमें एक चीज बस बचा रह गया है कि जो जलवायु प्रदेश को यानी कि पूरे विश्व स्तर को, क्योंकि पूरे विश्व में देखे जाए तो जितने भी महाद्वीप है, ठीक है,
हर महाद्वीप का क्या है, अलग अलग कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, कुछ शीतोष्ण कटिबंध में, कुछ शीत कटिबंध में तो है ही नहीं। तो अब जो अलग अलग कटिबंध में, तो वहां पे तापमान अलग है, तापमान अलग होने के कारण वहां पे वर्षा भी अलग अलग होगी, वर्षा अलग होगी तो जो फॉरेस्ट जो है, वन जो है वो अलग होगा। तो कॉपेन ने में जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था वो मेन वर्षा और वन के आधार पर, एक तो उष्ण कटिबंधीय वन कहा है एक को, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध, ठीक है। और वो वर्षा के आधार पर, जहाँ पे ज्यादा वर्षा है भाई वहां पे कैसा होगा भाई, जहाँ सालों भर वर्षा हो रही है, जैसे कि जो आपका उष्ण कटिबंधीय वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ सालों भर वर्षा होती है, मतलब दिन में पूरा तीव्र धूप और शाम होते होते वहां पे, यानी क्योंकि वहां पे संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेंशन वर्षा होती है। खैर वो सब चीजें एक बार हम लोग एक और क्लास में कॉपेन के सिद्धांत को देख लेंगे। बाकी 15th जेपीएससी के लिए आपका एक बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, पीटी पॉइंट, बहुत डिटेल में जाएंगे। देखिए पीटी क्लास में ही मेरा मकसद ये होता है कि 70 to 80% आपका मेंस रेडी कर दें, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट को मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ाया था, अब इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ कर दिया। अभी मैंने जो यूट्यूब में तीनों क्लास रखा है, तो एक तो उस समय आपका 70% आपका बेस ऑलमोस्ट बना हुआ था, अब उसमें और भी अपने बहुत डेप्थ में चीजों को जाकर के सुना भी है, ठीक है। तो खैर ये सारी चीजें चलती रहेगी। बाकी जो जुड़ना चाहते हैं आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा 15 जेपीएससी के लिए, और एक आंसर आईडी आपको फोकस स्टडी विद टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वीडियो और आएगी जिसमें जलवायु के झारखंड के अकॉर्डिंग जलवायु को समझेंगे, ठीक है। सारे सीजनल को भी देखेंगे, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के अनुसार झारखंड में क्या चीजें हैं। अब देखिए झारखंड की जलवायु बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत डेप्थ में टिपिकल चीजों को समझ लिया। एक कॉपेन का केवल जो जलवायु सिद्धांत उसको समझ लेने के बाद सारी चीजें आसान हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।